नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले हैं। करोड़ों की विदेशी फंडिंग और हवाला के सबूत मिले। लखनऊ के अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर पर छापेमारी हुई। जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। बैंक खातों की जांच अब की जा रही है। अल हसन फाउंडेशन में उपाध्यक्ष के पद पर था उमर। काजी जहांगीर के दिल्ली के जामिया नगर घर पर छापेमारी हुई। करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का पता चला। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर सबके सामने आया है, जहां पर आपको ये जानकारी दे कि धर्मांतरण मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन ऐसे में जो लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि विदेशी फंडिंग की वजह से इस पूरे काम को आगे बढ़ाया जा रहा था, इससे खुलासा हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के विदेशी फंड जो है यहां पर आ रहे थे और उसी की वजह से ये जो धर्मांतरण का खेल जब्त कर लिए गए हैं। बैंक खातों को ढूंढा गया। जिन बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनका खुलासा हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे कि उमर को लेकर भी तमाम जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे भी तमाम यहां पर कार्रवाई होने के बाद अब नए नए खुलासे जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। आश्रम के सदस्यों ने जब ये कार्रवाई की तो उसके बाद कई लोगों को पकड़ा भी गया। कई लोगों के नाम सामने आए इस पूरे धर्मांतरण के मामले में। और खास तौर पर जब उमर के खिलाफ कई पहले से ही ये जो केसेस थे वो लगातार ढूंढने की पूरी कोशिश हो रही थी। सूचना मिली थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर पर जब मुहर लगी उसके बाद अपने आप में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के केसेस जो हैं वो कई सारे हो चुके हैं। हालांकि खुद उमर ने कबूले हैं कि हमने कई सारे जो धर्मांतरण है वो करवाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके कौन कौन से सहयोगी हैं, कितनी लंबी ये चेन है, इस पर अब टीम जांच कर रही है। पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में कई लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और सभी का नाम एक एक कर सबके सामने आ जाएगा। और ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक बयानबाजियां भी इस पूरे मामले को शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल बयानबाजियों को दरकिनार करते हुए कार्रवाई की जा रही है और जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनके नाम को लेकर खुलासे हो रहे हैं। जगह जगह पर जाकर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद ये खुलासे हुए कि विदेशों से फंडिंग की जा रही थी और अलग अलग जगहों पर जाकर इनका जो फैलाव है वो कई राज्यों में है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अचानक से केसेस सामने आए हैं और खास तौर पर यह कहा जा रहा है, उमर ने कबूल भी किया है कि हमने कई सारे जो धर्मांतरण के खेल हैं वो रचे हैं, उसके बाद और भी सख्ती बरती गई है और उमर से जुड़े जितने भी लोग हैं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई, उमर ही नहीं इसके खिलाफ और भी तमाम मुकदमे दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई हो रही है तो एक एक कर सबके नाम भी खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में ही ये कहा गया था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन है, इसके पीछे विदेशी कोई शख्स है या फिर अगर हम बात करें विदेश से लगातार इसकी फंडिंग जो है वो की जा रही है। और उसी फंडिंग का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक धर्मांतरण के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और हालांकि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उमर, उसने कबूला भी है कि मैंने खुद जो है 500 से अधिक धर्मांतरण के जो केसेस हैं वो यहां पर देखे हैं, मैंने खुद धर्मांतरण करवाए हैं। और इसके अलावा उमर के नीचे की अगर हम बात करें तो लगातार चेन जो है वो बनी हुई है। सिर्फ उमर ही नहीं, इसके नीचे लगातार तमाम चेन बने हुए हैं और ये चेन जो है पूरा काम करता है। अलग अलग जगहों पर ये चेन फैली हुई है अलग अलग राज्यों में और इनकी तरफ से पूरी ये कोशिश की जाती है कि किस तरीके से धर्मांतरण किया जाए। और धर्मांतरण को लेकर ही लगातार पहले से ही प्रशासन सरकार सख्त है, उसके खिलाफ तमाम कानून भी लाए गए, कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जब उमर ने इन तमाम बातों का खुलासा किया, आखिर इसके पीछे कौन कौन है, आखिर किसकी पनाह में काम किया जा रहा है, आखिर किस तरीके से यहां पर विदेशों से फंडिंग की जा रही है, किस अकाउंट में फंडिंग दी जा रही है, उन तमाम अकाउंटों का भी खुलासा अभी तक यहां पर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो बिल्कुल भी गर्मा चुका है। एक के बाद एक परतों से पर्द जो है वो उठ रहा है। लेकिन ऐसे में आपको ये जानकारी दे कि जब लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है तो ये खुलासे एक के बाद एक होते ही जा रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर में आप देखिए उमर के साथ जो भी उसके सहयोगी हैं उनकी फोटोज हम दिखा रहे हैं आपको। अधर्म का जो खेल है वो उत्तर प्रदेश में कई महीनों से चला आ रहा है। भाई दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं सियासी एंट्री अब हो चुकी है।
तमाम बयानबाजियां हो रही, सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, माफ कीजिए, सिर्फ मायावती नहीं, अलग अलग जगहों से तमाम बयानबाजियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके बाद जैसे कि हमने जिक्र किया कि विदेशों से फंडिंग लगातार की जा रही है, जिन जिन अकाउंट्स में फंड जा रहे हैं उनका खुलासा हो रहा है, उनकी पहचान हो रही है। ऑनलाइन तरीके से पूरे इस मामले को फंड दिया जा रहा है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कब तक फरेब जो है ये होता रहेगा। अलग अलग संस्थान बनाकर, अलग अलग संगठन बनाकर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है किस तरीके से अधिक मात्रा में लोगों का धर्मांतरण जो है वो किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो लगातार गर्मा चुका है और हमने आपको 4 तस्वीरें भी दिखाई। 4 तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से उमर के साथ साथ उसकी जो सहयोगी है उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। जब कार्रवाई शुरू हुई तो एक एक कर कई लोगों के नाम सामने आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से खुर्रम निजामी और गाजियाबाद से जतिन जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें खुर्रम निजामी, तो फिलहाल जब ये पूरा मामला प्रकाश में आ चुका है, कार्रवाई हो रही है, अब खुलासे ये भी हो रहे हैं कि अब फंडिंग की जा रही है विदेशों से। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं? देखिए, सबूत की बात करिएगा तो ये तो कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट ही तय करेगी कि जो सबूत हैं वो पुख्ता हैं या फिर शक या पर रिलाय नहीं किया जा सकता। ये तो कोर्ट तय करेगी, हम आप नहीं तय करेंगे, ना ही एटीएस तय करेगी। लेकिन जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि ये तो मालूम था कि विदेशी फंडिंग होती थी, लेकिन मनी ट्रेल का ट्रेस करना एक बड़ा चैलेंज है एटीएस के सामने और यही वजह था कि ईडी को भी इन्वॉल्व किया गया। एटीएस लगातार छानबीन कर रही थी, तब उन्हें मालूम चला और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया कि पेपाल के जरिए पैसा आता था, पैसा उमर को भेजा जाता था या उमर आगे भेजा करता था। तो वो जो पैसा आता था उसकी खासियत ये थी कि जिस फोन नंबर से पैसा आता था वो फोन नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाता था। दूसरी बात, जिन खातों का इस्तेमाल होता था ट्रांजैक्शन के लिए वो खाते बंद कर दिए जाते थे, यानी कि आपको कोई भी सुराग ना मिल सके। लेकिन एटीएस जब तक लगातार छानबीन करती रही, उसको तकरीबन 1 दर्जन ऐसे खाते मिल चुके हैं जो आज भी ऑपरेटिव हैं। उनका ट्रांजैक्शन डिटेल खंगाला जा रहा है, ये मालूम किया जा रहा है कि जो पैसा वो किसको किसको भेजा जा रहा था और कितना कितना भेजा जा रहा था, उसके आगे का उसकी आगे की चेन क्या थी। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि लगातार जिनका जिनका धर्मांतरण हुआ है उमर गौतम के जरिए या जो नाम वो बता रहा है, उन सब से पूछताछ की जा रही है, पता किया जा रहा है ताकि ये केस पुख्तगी के साथ साबित हो सके कि ये फोर्सेबल धर्मांतरण है और जो लोगों ने अपना धर्म बदला है उन लोगों ने किसी दबाव में नहीं बदला। हालांकि जिन्होंने भी धर्म बदला है उनको तमाम चीजें बताई गई, जैसे कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका घर बन जाएगा या आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तमाम चीज। इसी काम के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल होता था। अभी तक की टेरर फंडिंग का कहीं भी जिक्र नहीं आया है, ये खाली धर्मांतरण तक की बात है। ये अभी तक खुलासा हुआ है। लेकिन ईडी आ चुकी है, एनआईए एक रिपोर्ट मांग चुकी है यूपी एटीएस से, यानी कि एनआईए भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। वो इसलिए भी कि 8 राज्यों में फैला हुआ है, कई मुल्कों में तार फैले हुए हैं और लगातार एटीएस उसकी छानबीन कर रही है। एक एक जानकारी जो मिल रही है उसको पुख्तगी का जामा पहना रही, ताकि कल को जब कोर्ट में बात जाए, जो कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की जाए, जब मुकदमा चले तो ये लोग बच नहीं पाए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो पुख्ता सबूत ना होने वजह से जो आरोपी होता है वो बरी हो जाता है। बात हुई थी, जतिन आपके पास आ जाऊंगा यहाँ पर। जतिन देखिए, खुर्रम ने यहाँ पर जिक्र भी किया कि देखिए लालच देखा है, आपको कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पूरा किया जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो उसे पूरा किया जाएगा। एक तरफ जब लगातार कार्रवाई हो रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। अब अलग अलग जो ये पूरी चेन है इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग एजेंसीज हैं वो इसमें शामिल हो गई हैं, जैसे ईडी का जिक्र किया गया, यूपी एटीएस जो है वो यहाँ पर जुड़ चुकी है। इसके अलावा भी तमाम अगर एनआईए जो है वो भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये चेन कितनी बड़ी हो सकती है? और जो अभी तक खुलासे हुए हैं कि हमने 1500 से अधिक धर्मांतरण किए हैं, ये जो आंकड़े कितने बढ़ने वाले हैं? देखिए, ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि जो तार हैं वो लंबे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ देश की राजधानी से नहीं जुड़ता है, यूपी की राजधानी से नहीं जुड़ता है,
कई राज्यों से जुड़ रहा है और जैसा कि खुरम भी बता रहे थे कि कई मुल्कों से जुड़ रहा है, तो ये भी साफ है। और इसमें लालच के जो कई पहलू हैं वो निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि देखिए जहां मैं अगर गाजियाबाद की बात करूं तो 2 जून को जब ये मामला शुरू हुआ, गाजियाबाद से ही शुरू हुआ था। एक धार्मिक स्थल पर 2 लोग घुस गए थे और वहां पर उन्हें संदिग्ध हालत में पकड़ा गया और फिर उनसे सर्जिकल जो ब्लेड्स हैं वो बरामद हुए और बाद में उनकी निशानदेही पर एटीएस ने एक और शख्स को डिटेन किया और फिर बाद में उसे जेल भेजा गया। पूछताछ में उस शख्स ने यह बताया कि इंस्टीट्यूट वो चलाता है और उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले वो दोनों शख्स थे जो धार्मिक स्थल पर गए थे और ये आरोप लगा कि वो उस धार्मिक स्थल के एक शख्स की हत्या करने के लिए गए थे और वही दोनों शख्स आपस में रिश्तेदार इस तरह से थे कि उनकी जो एक की बहन से दूसरे की शादी करवाई गई और उसका धर्मांतरण करवाया गया। ये भी एक लालच का पार्ट है, इसलिए यहां बताना जरूरी था। तो किस तरह से ये लालच दिए जाते हैं, चाहे रोजगार के नाम पर हो, चाहे रुपए के नाम पर हो, चाहे शादी करवाने के नाम पर हो। नोएडा का मामला हमने सबने देखा, इसके अलावा दिल्ली के जामिया से तार जुड़े। तो कुल मिलाकर ये साफ हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं मसलन जहां पर किसी भी तरह की शिक्षा दी जाती है वहां पर भी इसके तार जुड़े हैं और वहां पर सॉफ्ट टारगेट वही युवा हैं और ऐसे लोग हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं, जिसमें बेरोजगारों को भी निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, आर्थिक तंगी जिनके साथ है उन लोगों को देखा जा सकता है। तो ये तमाम जो चीजें वो निकलकर सामने आ रही है। यहां ये भी बता दें कि जिस उम्र का जिक्र हो रहा है, यानी कि जो 2 पकड़े गए थे नोएडा मामले में, उसमें से उम्र के अकूत दौलत सामने आई है जो एनसीआर में भी काफी ज्यादा है। तो ये निश्चित तौर पर एटीएस के खुलासे के रूप में है और ये बेहद अहम भी इसलिए है क्योंकि किस तरह से ये रुपया आता था। एक बयानबाजी में एक बीजेपी के विधायक ने यह आरोप लगा दिया कि ये मामला आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस ओर भी जांच की जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और जाहिर है इसमें चौंकाने वाले खुलासे अभी और होने बाकी हैं और इसमें और भी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, वो भी और संख्या में सामने आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जतिन लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस पूरे मामले को अब जो लेकर सियासत है वो भी गर्म हो चुकी है। आने वाले वक्त में चुनाव है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को, धर्मांतरण के मामले को अब चुनाव से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए, जुड़ चुका है क्योंकि ये बात बार बार अपोजिशन लगा रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी। उनका ये कहना है जैसे ही चुनाव आता है ये सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के शुरू हो जाते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव से भी जोड़ा है। याद करिए, पिछले चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश, तब किस तरीके से वेस्टर्न यूपी में पलायन का मामला उभरा था। हुकुम सिंह उसके अगुवा बने थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो उसके बाद वेस्टर्न यूपी में हालात क्या थे सबको मालूम है और उसका नतीजा क्या निकला ये भी हम सबको मालूम है। अब उसी तरीके जुड़ चल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि 4.5 साल से आपके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा था और आपको मालूम ही नहीं चला। मालूम कब चला? चुनाव से पहले, और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। ईडी भी आ गई, एटीएस ने भी काम शुरू कर दिया। आईबी का पूरा ये इनपुट था, जिसके बाद एटीएस ने काम शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सब मिलकर के यही बात कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी। और धर्मांतरण का उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि ठीक चुनाव से पहले ऐसे इनपुट्स कैसे मिल जाते हैं, उससे पहले ऐसे इनपुट क्यों नहीं मिलते। ये अजब इत्तेफाक है, और अगर इत्तेफाक है तो हर बार इत्तेफाक कैसे हो जाता है। यानी कि जो सियासत है वो भी चरम पर है और वहीं पर योगी सरकार साफ तौर पे कह रही है, उनके पूरा मंत्रिमंडल साफ तौर पे कह रहा है कि बख्शा नहीं जाएगा कोई धर्मांतरण करने। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जतिन और खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कतार नजर आप बना रखी, तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। वह उत्तर प्रदेश धर्मांतरण को लेकर सियासत भी जारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूंगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है, तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी देश विरोधी साजिश है तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध तो काफी सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नजरों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है। इसके साथ ये कहना
कि धर्म परिवर्तन की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने की यहाँ काफी समय से साजिश चल रही है कि ये भी बात कही जा रही है। तो यहाँ इसको लेकर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इतने लंबे समय से अपने देश की खुफिया जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही थी, और अब इसको लेकर जो भी कार्रवाई चल रही है ये तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करने में अंतर सभी देख रहे हैं। और वही समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी से हमारे सहयोगी ने बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है कि देश भर में सभी का डीएनए एक है, चाहे कोई भी धर्म हो, हर किसी का डीएनए एक ही है। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए अब्बू आजमी साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। सर, क्या कहेंगे मोहन भागवत जी का यह बयान, और उसके ऊपर कहने की एक राजनीति अलग छिड़ गई है कि हिंदू मुस्लिम को और सभी धर्म के लोगों का डीएनए एक ही है, भारत में रहने वाले का कोई धर्म नहीं हो सकता, भले वो पूजा पाठ किसी भी तरीके से कर रहा है। अब इलेक्शन आ रहा है यूपी का, अगर ऐसा आदरणीय भागवत जी का बयान आया तो मैं इसको स्वागत करता हूं, भले देर से आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर सबका डीएनए एक है, आप मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं, तो आप एनआरसी और जो है सीएए का जो कानून करके मुसलमानों के साथ अलग करने की कोशिश हो रही है, इसको आप तुरंत जो है ना बंद करवा दीजिए। और जो लोग इस देश में, जैसे कपिल मिश्रा, वो अपना नरसैया सरस्वती, ये लोग जो मजहब के नाम पर जहर बोल रहे हैं, इनको आरएसएस से निकाल करके इनको जेल भेजिए, तो मैं समझूंगा कि मोहन भागवत साहब आपने बहुत बड़ा काम किया। और मैं जानता हूं ये आप काम कर सकते हैं, सरकार बनाना आप ही का काम है, वरना नरेंद्र मोदी जी कभी मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकते थे अगर आपका हाथ उनके सर पर नहीं होता। तो आपने जो कहा है इसका स्वागत है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम समझेंगे सिर्फ जबानी बातें, इसका अमल कुछ नहीं है। एक क्या उनका निशाना, मैं भी कहेंगे कांग्रेस के ऊपर निशाना है कि जो हिंदू मुस्लिम राजनीति बराबर होती रही है, उसके पीछे कहीं कांग्रेस है इसके पीछे? नहीं, मैं क्योंकि आरएसएस संघ का बयान, देखिए कांग्रेस है, लेकिन 2014 से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है हिंदू मुस्लिम राजनीति, हर इशू पे मुसलमान। अभी देखिए 2 मौलानाओं को पकड़ लिया धर्मांतर के नाम पर। मैं आपको एक सच्चे भारत का नागरिक होने के नाते आपसे कहता हूं कि किसी हिंदू भाई को जबरदस्ती अगर किसी ने बना दिया तो वो मुसलमान हुआ ही नहीं, और बनाने वाले को पाप मिलेगा। वो पुण्य के लिए कर रहा है, पाप क्यों कमाएगा वो? और अगर किसी को बनाया तो उसने कंप्लेन क्यों नहीं किया? आज कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से उनके मुंह में इनकी जबान डाल दिया जाए और कहा जाए हमें जबरदस्ती बनाया गया। अरे भाई, कोर्ट में गए, एफिडेविट किया हुआ, चेक कीजिए उसको, लेकिन जबरदस्ती बात का पतंग बनाया जा रहा है। और उस बात को नहीं बनाया जा रहा है कि 2100 जोड़े हम बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम पर मुसलमान लड़कियों को लाएंगे, हिंदू बनाएंगे, उसको कोई इशू नहीं बनाया जा रहा है। जैसा लगता है मुसलमानों की हैसियत ही नहीं है। देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चेंज कर सकता है, शादी ब्याह कर सकता है। ये देश डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं है, यहाँ पे सेकुलरिज्म, यहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत में अलाउ है, हमारा संविधान ये कहता है। लेकिन ये जबरदस्ती का पोलराइज करने के लिए यूपी के इलेक्शन में ये चीजें आ रही। मैंने तो कहा कि मुसलमानों यूपी के तैयार हो बलि का बकरा बनने के लिए। आने वाले 6-7 महीना इसी तरह की चीजें आएंगी और हमें मेजॉरिटी को बेवकूफ बनाकर उनको विचारों को खुश करने के लिए पोलराइज किया जाएगा। इसमें हमें तैयार रहना चाहिए। उमर गौतम और जहांगीर के जरिए एटीएस उत्तर प्रदेश धर्मांतरण पर लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एटीएस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वही ईडी भी विदेशी फंडिंग का खुलासा करने में लगी हुई है। कहां तक पहुंची है एटीएस की तफ्तीश, बता रहे हैं हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी, सुनिए। धर्मांतरण मामले के तार न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, और यही नहीं, अन्य हिस्सों से भी जुड़े हुए हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। इस मामले के तार गाजियाबाद से भी जुड़े हैं। 2 तरह से जुड़ते हैं, मैं आपको तफसील से बता देता हूं। दरअसल ये मामला 2 जून को शुरू हुआ था, जब गाजियाबाद के एक धार्मिक स्थल पर 2 लोगों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था और कहा यह गया था कि उनके पास कुछ सर्जिकल ब्लेड थे और वो एक शख्स की हत्या करने के लिए आए थे। हालांकि बाद में एटीएस ने उनसे पूछताछ की और एक तीसरे शख्स का नाम जो है
इस मामले में सामने आया था। और जब तीसरे शख्स तक पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाता है जहां पर वो यूनानी चिकित्सा की तालीम देता है, और जो दोनों पकड़े गए थे धार्मिक स्थल पर वो उसी के यहाँ तालीम हासिल करते थे और उन दोनों का भी धर्मांतरण हुआ था। और ये भी पता चला है कि दोनों में से एक शख्स की बहन से ही शादी करवाने के लिए दूसरे का धर्मांतरण करवाया गया था। तो लालच भी इसमें कहीं ना कहीं कई तरह के नजर आते हैं, जिसमें एक लालच ये भी है कि शादी करवाने के नाम पर धर्मांतरण करवाया गया, रुपए के नाम पर धर्मांतरण करवाया गया, और पूरे मामले में यह भी निकलकर सामने आया है कि बेरोजगार युवाओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण करवाया गया। तो ये पूरा ताना बाना जो है वो इस तरह से जो कई साजिश के सूत्रधार हैं उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एटीएस ने बाद में जो नोएडा से संबंधित खुलासा किया उसमें जो 2 लोग पकड़े गए उनमें से भी एक के तार गाजियाबाद से जुड़े हैं। ये बताया गया है कि उस शख्स की अकूत दौलत जो है वो गाजियाबाद में है और उस पूरी संपत्ति को जो एटीएस है वो देख रही है, और बाकायदा जो गाजियाबाद पुलिस है वो भी जो तमाम मामले हैं उनमें एटीएस की मदद कर रही है और जांच को हर स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इससे यह साफ होता है कि ना सिर्फ देश की राजधानी, ना सिर्फ यूपी की राजधानी, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस पूरे मामले की तार जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अभी इस मामले में साजिश से जुड़े हुए कितने लोग हैं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन गिरफ्तारियां इस मामले में अभी और हो सकती हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।